क्लास 10th विषय विज्ञान। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार जो है वो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से कर रहे हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्रियाकलाप के आधार पर देख रहे हैं और उसका निष्कर्ष निकाल कर हम लोग लिख रहे हैं। निष्कर्ष क्रियाकलाप के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में है, तो उसी आधार पर हम लोग इसको स्टडी भी कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है कि अगर हम लोग अम्ल और क्षारों की क्रिया रासायनिक गुणों के आधार पर देखें तो हमने एक पढ़ा है 2.1.1 सूचकों से परीक्षण के आधार पर अपनों देखा है। सूचकों से परीक्षण के आधार पर अपनों ने देखा था कि एक देखा था अपनों ने लिटमस परीक्षण के आधार पर कि लिटमस परीक्षण क्या था। तो हमने कहा था एक ट्रिक बनाई थी अनिल वाली कि अम्ल जो रहती है वो नीले लिटमस को क्या कर देती है, लाल कर देती है। तो ये एक ट्रिक देखी थी अम्ल से संबंधित। फिर क्षालिनी करके देखा था कि क्षार जो रहता है, क्षार जो रहता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इस प्रकार से अपनों ने सूचक से हमने इसका परीक्षण किया था अम्लों और क्षारों का। उसके बाद में देखा था अम्लों और क्षारों की धातुओं के साथ में किस प्रकार से क्रिया होती है। तो अपनों ने देखा था कि धातुओं के साथ में क्रिया करके वह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो ये अपनों ने जो है पिछले क्रियाकलापों में अध्ययन किया था। अब हमारा क्रियाकलाप है 2.1.3 से संबंधित जो टॉपिक है उसका क्रियाकलाप है कि अम्लों की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया होने से क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें तो इस क्रियाकलाप के अंदर बता रखा है कि 2 प्रश्नावलियां लेनी है। हमने अभी एक ले रखी है, उसके अंदर एक यौगिक से हमने पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी भी उसके साथ में अपने आप ही समझ में आ जाएगी क्योंकि दोनों की क्रियाएं सेम रहती है। इन्होंने लिखा है कि ए और बी नामांकित हम 2 प्रश्नावली के ऊपर कर देते हैं। हमने एक लिया है, अभी हम लोग इसको एक के आधार पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक प्रश्नावली में हम लोग इसको कर रहे हैं। अब इस प्रश्नावली ए में लगभग 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट विलयन मिलाएंगे, और प्रश्नावली बी इसी प्रकार की प्रश्नावली बी रहेगी, उसके अंदर हम लोग मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले है सोडियम कार्बोनेट और अब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लोग यहाँ पर इसको अलग सूत्र के रूप में लिखें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 और इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। दोनों प्रश्नावली में 2 ml HCl मिलाएंगे। इस प्रश्नावली ए में हमने क्या मिला दिया, इसके अंदर HCl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु कंडीशन में हमने इसके अंदर मिलाया है। तो हमारा प्रेक्षण क्या करता है, जब हम लोग इसके अंदर ये मिलाते हैं तो इसका प्रेक्षण जो बनता है वो प्रेक्षण ये बनता है प्रश्नावली ए के अनुसार बता रहे अपन, है ना। प्रश्नावली ए के अनुसार, प्रश्नावली ए के अनुसार। अब ए के अनुसार का मतलब यूँ है कि इसके अंदर हमने क्या मिलाया है, सोडियम कार्बोनेट मिलाया। तो जब हम लोग देखते हैं इसके अंदर तो हमारा 2 जो कंटेंट मिले हुए वो ये है कि एक तो है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड कंडीशन में है, और इसके अंदर हमने डाल दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया है। तो जैसे ही हम लोग इसके अंदर एक्वस कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, जलीय विलयन जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डालते हैं तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक तो बनाता है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम इसके क्लोराइड से क्रिया करता है, 2 मोल से क्रिया कर लेता है, ये 2 मात्रा में बनता है सोडियम क्लोराइड। फिर इसमें से निकलती है, इसमें से बनता है जल का अणु H2 ये, और एक ऑक्सीजन इसमें से निकलता है। तो एक बनता है जल का अणु और एक निकलती है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस इसमें से निकलती है। तो यहाँ से निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है ये बुदबुदाहट के साथ में निकलती है। तो बुदबुदाहट के साथ अपने को निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पढ़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पहले की चीज़ को एक बार और समझ लें, पहले हमारे पास में कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। और हाइड्रोजन गैस कैसी गैस थी, ज्वलनशील गैस थी, और जब हम उसके साथ में मोमबत्ती लेकर आते हैं तो उसमें विस्फोट के साथ में वह जलती है, या पप साउंड के साथ में वह जलती है। यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वो बुदबुदाहट के साथ में निकलती है, सनसनाहट के साथ में बाहर की ओर निकलती है। बुदबुदाहट और सनसनाहट, ये भी वर्ड लगा सकते हैं हम लोग, सनसनाहट के साथ में ये गैस निकलती है। जैसा कि अगर हम लोग देखें कि जैसे हम लोग कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जैसे
शिकंजी जो रहती है, शिकंजी के साथ में जैसे ही वह एक पदार्थ मिलाता है, नमक लेकर आता है गिलास के अंदर, जैसे ही मिलाता है तो सनसनाहट के साथ में जो गैस निकलती है वो यही गैस निकलती है। और क्रिया इसी प्रकार से क्रिया होती है। सोडियम कार्बोनेट जो रहता है अम्ल के साथ में क्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा जो प्रेक्षण, अगर हम लोग प्रेक्षणली ए की बजाय बी ले लेते हैं तो परखनली बी का जो प्रेक्षण है, इसका निष्कर्ष क्या निकल गया अपने पास में? इसका निष्कर्ष ये निकल गया है कि इस ए से संबंधित जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि धातु कार्बोनेट जो रहता है, धातु कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? ये अम्ल से क्रिया करता है। और अम्ल से क्रिया करके ये क्या बनाता है? ये एक भाग तो बनाता है लवण, NaCl मतलब क्या है? नमक है ये, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ये, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया अपने पास में? ये हो गया लवण। दूसरा भाग क्या बनेगा इसके अंदर? अभी इसको मिटा देते हैं यहाँ से। दूसरा भाग इसके अंदर बनेगा जल। और तीसरा भाग इसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। तो ये इसका निष्कर्ष बनता है कि कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके ये बनाता है। अगर हम लोग दूसरी देखें, अब हम लोग दूसरी बी परखनली जो देख रहे हैं, ये परखनली ए के साथ में था। बी परखनली में क्या अंतर किया था अपनों ने? अंतर बस इतना सा किया था कि अपनों ने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला था। तो परखनली बी के अंदर अगर हम लोग देखें तो परखनली बी, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है? उसके अंदर हमने डाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो जब हम लोग इसके साथ में अम्ल की मात्रा डालते हैं, HCl डालें, तो अम्ल के साथ में क्रिया करेगा, ये इसी प्रकार से क्रिया करेगा। जब हम लोग इसको डालेंगे तो Na के साथ में ये Cl निकल जाएगा, तो इधर बना देगा NaCl। ये जल के अंदर है, ये एक्वस है, ठीक है। और ये यहाँ पर ठोस है, इसलिए इसको हम लोग सॉलिड लिख रहे हैं। एक्वस मतलब जलीय है, तो AQ लिखते हैं हम लोग जलीय के लिए, तो AQ यहाँ पर लिख दिया जाता है। और NaCl जो बनता है ये भी जल के अंदर ही बनता है, इसलिए इसको भी हम लोग AQ के नाम से दर्शाते हैं। और NaCl हो गया। यहाँ से यह H और यह H, दोनों H मिलकर क्या बना देंगे? H2 बना देंगे। और इस CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इसका बनेगा H2O। और एक ऑक्सीजन CO3 से निकल गया, उसकी वजह से क्या बनेगा? CO2 बनेगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे क्रिया कार्बोनेट कर रहे थे वैसी क्रिया बाइकार्बोनेट भी करेंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट के अंदर भी जब क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर एक तो जल बनता है और एक क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक लवण बनता है। तो इसका निष्कर्ष जो बी परखनली है उसका निष्कर्ष भी यही होता है कि धातु कार्बोनेट की जगह पर अपन क्या लिखेंगे? हम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करता है, और अम्ल से क्रिया करके क्या बना देता है? इधर की साइड पर लवण और जल, और क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो हमसे इस तरह से पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि जब हम कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ में क्रिया करवाते हैं अम्ल की, तो कौन सी गैस निकलती है, किस रूप में निकलती है, कैसे निकलती है? तो सनसनाहट के साथ में ये गैस निकलती है, तेज बुलबुले के साथ में निकलती है। अब बात आती है कि जब हम इस गैस को इधर की साइड पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से जो गैस निकलती है ये इसके अंदर पहुँच जाएगी निकास नली की सहायता से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहुँच जाने पर या उसमें जाती है, तब इसमें क्या परिवर्तन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसका एक सामान्य नाम होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसका नाम होता है, ठीक है। तो जब इसके लिए पूछा जाता है बुझे हुए चूने के साथ में ये रिएक्शन करती है, तब क्या होता है? तो जो निकलने वाली गैस होती है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि प्रेक्षण अपना पूरा हो चुका है कि प्रेक्षण में CO2 गैस निकल रही है। जब हम लोग इसको देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो ये वाला जो प्रेक्षण था अपना कि इसके साथ में किस प्रकार का परिवर्तन करेगा, ये प्रेक्षण लिख देते हैं यहाँ पर, ये प्रेक्षण है। तो इसके साथ में क्या होता है कि इस चूने के पानी का रंग जो रहता है वह कैल्शियम
CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये रिएक्शन करके ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से CO2 इसके साथ में जुड़ जाती है कैल्शियम, और एक ये 2 टाइम OH है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाती है CO2 के साथ में, तो ये बना देती है CO3 और बना देती है इधर की साइड पर H2O बना देती है। कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है इसका रंग कैसा होता है, दूधिया रंग होता है। तो इसके दूधिया रंग बना लेने की से हमें ये पता चल जाता है कि निकलने वाली गैस जो रहती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये इसकी पहचान भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब हम उसको चूने के पानी में डालेंगे तो चूने का जो पानी होता है, चूने का पानी जिसको हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बुझा हुआ चूना कह रहे हैं, तो चूने के पानी में जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं CO2 गैस को, तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। दूधिया हो जाना CO2 की पहचान है। इसकी पहचान कि CO2 गैस निकलने वाली गैस CO2 ही है, क्योंकि उसके पानी का रंग, चूने का पानी का रंग दूधिया हो गया। और किसकी वजह से हुआ, वो क्या बनने की वजह से हुआ, तो ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो ये इसका अगला प्रेक्षण था, जैसा कि यहाँ पर पूछ रखा था कि दोनों परख नली में HCl मिलाने से क्या निकल रही थी, CO2 गैस निकल रही थी, और उत्पादित गैस को चूने के पानी में प्रोवाइड करने पर क्या होता है, तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो हमारा जो प्रेक्षण निकला है, इसके अंदर जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष हमारे पास में क्लियर हो चुका है, और वो ये है कि जब हम अम्लों की कार्बोनेट के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है लवण, एक बनता है जल, और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलती है, तो ये हमारे पास में हो गया सनसनाहट के साथ में, सनसनाहट प्लस बुदबुदाहट के साथ में ये गैस निकलती है। ठीक है, ये हमारा प्रेक्षण हो गया इसके रासायनिक गुणों से संबंधित। अब हम अगला प्रेक्षण देखेंगे कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके वो किस प्रकार से यौगिक का निर्माण करती है। अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, क्रियाकलाप के आधार पर देख रहे थे इसको हम लोग, जिसमें हमने देखा था कि सूचकों के आधार पर जब हमने इसका लिटमस परीक्षण के आधार पर देखा था तो हमने कहा था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, और फिनोफ्थेलिन के साथ में भी उसका परिवर्तन वहीं पर हमने देखा था। अम्लों के साथ में इसकी क्रिया देखी थी कि हाइड्रोजन गैस निकालती है, दोनों निकालते हैं, लेकिन क्षार जो रहते हैं वह कुछ धातुओं के साथ में ये क्रिया करते हैं। अम्लों की धातुओं कार्बोनेट के साथ में क्रिया करने पर हमें CO2 गैस निकलती है जो बुदबुदाहट के साथ में निकलती है। ठीक है, बुदबुदाहट के साथ में ये गैस निकलती है, ये हमने देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार दोनों ही आपस में क्रिया करके क्या करते हैं। तो इसका क्रियाकलाप हमारे पास में हमारी बुक के अंदर है ये कि क्रियाकलाप 2.6 हम लोग जब देखते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि परख नली के अंदर हम लोगों को NaOH लेना है और उसके अंदर 2 बूंद फिनोफ्थेलिन डाल देनी है। फिनोफ्थेलिन एक प्रकार का क्या हो रहा है यहाँ पर, सूचक है ये। ठीक है, ये क्षारीय सूचक है। फिनोफ्थेलिन जो है ये क्षारीय सूचक है, मतलब क्षार के अंदर अपनी उपस्थिति दर्शाता है। क्षार के अंदर जब ये रहता है तब इसका रंग जो रहता है वह गुलाबी रहता है। क्षार के साथ में जब ये क्रिया करता है तो गुलाबी रंग दर्शाता है। अम्ल के साथ में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका परिचय है फिनोफ्थेलिन का। ठीक है, इसका संरचना वगैरह भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको 10th स्टैंडर्ड पे ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिनोफ्थेलिन जरूर नाम याद रखेंगे अपन। क्षारीय सूचक है और गुलाबी रंग ये दर्शाता है। किसके साथ दर्शाता है, क्षार के साथ दर्शाता है। अब इसमें लिख रखा है कि विलयन का रंग क्या होता है। जब हमने NaOH के साथ में फिनोफ्थेलिन डाल दिया तो क्या होगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाता है गुलाबी, क्योंकि एक क्षारीय सूचक है। क्षार की उपस्थिति में इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इस विलयन में तनु HCl की एक एक करके बूंदे मिलाते हैं। जब हम इसके अंदर तनु HCl की बूंदे मिलाते हैं तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम लोग थोड़ी रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर देख लेते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होगी कि फिनोफ्थेलिन क्रिया इसमें नहीं करता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये हमने लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर जब हम लोग HCl डालते हैं तो HCl डालने पर HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। ये नाम जरूर लिख दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड हर अभिक्रिया के दौरान हमको ये लिखना पड़ता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl क्या है, अम्ल है। हुआ क्या, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एक यौगिक बनाते हैं Na और इधर से Cl, तो NaCl। Na तो आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और Cl आएगा इससे, NaCl बना देगा। वो प्लस क्या बन जाएगा, H इसका है और OH इसका है, तो H और OH दोनों मिल जाएंगे और H और OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इधर की साइड पर H2O बना देंगे। H और H क्या हो गया, H2 और O बन जाएगा। H2O मतलब क्या हो गया, H2O मतलब क्या है, जल है। और NaOH मतलब क्या हो गया, नमक है, साधारण नमक जिसको हम लोग कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं। तो कहने का मतलब इससे क्या बन गया अपने पास में, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है। इस क्रिया के अंदर जब हम देखते हैं कि एक एक बूंद करके HCl मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो नमक और जल बन जाता है। ये हमको दिखता नहीं है, एक्चुअल में तो दिखता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो गुलाबी रंग इस विलेन का पहले से था सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण, अब हम लोग जब इसमें एक एक बूंद करके HCl मिलाते हैं तो इसका गुलाबी रंग धीरे 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 क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है और ये बिल्कुल रंगहीन हो जाता है जब अभिक्रिया पूरी तरह से हो जाती है। अभिक्रिया पूरी तरह का मतलब ये है कि अगर हमने 40 ग्राम NaOH का विलयन ले रखा है 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर ले रखा है, और इसका HCl का 36.6 ग्राम, एक मोल इसको पढ़ते हैं हम लोग कि 1 लीटर के अंदर इस विलयन को ले रखा है। और तो जब हम लोग 40 ml, या यूँ समझ लो कि दोनों की मात्रा अगर बराबर है, एक रफ आइडिया समझ लें कि 10 ml हमने क्या लिया, NaOH, और 10 ml इसके अंदर क्या डाल दिया, 10 ml तक ही अपनों ने HCl डाल दिया। तो जब दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी तो अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, और अभिक्रिया जब पूरी हो जाएगी ना, तब तक इसके ऊपर रंग परिवर्तन जो रहेगा वह रंगहीन हो जाएगा। ये विलयन कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा जब अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जब हम इसके अंदर एक एक बूंद करके डालते हैं तो विलयन कैसा हो जाएगा, उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे रंग में परिवर्तन क्या हो गया, कि विलयन कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। क्यों रंगहीन हो गया, क्योंकि अब क्या हो गई, वहां पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। धीरे धीरे जब हम इसमें बराबर मात्रा डालेंगे तब तक तो अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, और इससे ज्यादा जब मात्रा डालेंगे तो अम्ल डाल देंगे, और अम्ल के साथ में फिनोफ्थेलिन कोई रंग नहीं दर्शाता है, ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो जब हम इसकी मात्रा डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा आप लोगों ने। अम्ल मिलाने पर फिनोफ्थेलिन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि फिनोफ्थेलिन कौन सा सूचक है, क्षारीय सूचक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिनोफ्थेलिन कैसा सूचक है, क्षारीय सूचक होने से। क्षारीय सूचक होने से कौन क्षारीय सूचक है, फिनोफ्थेलिन। तो ये लिखेंगे अपन, फिनोफ्थेलिन क्षारीय सूचक होने से। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे मिलाएंगे, ये इसके लिए था इसका आंसर। अब हम लोग जब इसमें क्या मिलाएंगे, NaOH की कुछ बूंदे वापस मिला दें, उल्टा काम फिर कर दें। तो जब हम इसमें फिर NaOH की बूंदे मिलाएंगे तो फिर NaOH की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे कि 10 डाल रखा था। अब हमने फिर क्या मिला दिया, इसके अंदर NaOH की मात्रा और मिला दी, 2 ml और मिला दी, तो अब NaOH की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी। तो जब NaOH की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका रंग वापस कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो जब हम इसमें NaOH मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, पुनः गुलाबी हो जाएगा। जो इसका अगला पॉइंट भी लिख रखा है कि क्या फिनोफ्थेलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, तो बिल्कुल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने NaOH की मात्रा बढ़ा दी, और NaOH फिनोफ्थेलिन के साथ कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NaOH की मात्रा बढ़ गई है जो इसके साथ में गुलाबी रंग देता है। निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है अपने पास में, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए निष्कर्ष अपने पास से निकलता है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। ये इसका निष्कर्ष है, मतलब अम्ल जब भी क्षार के साथ क्रिया करेगी तो लवण और जल बनेगा। तो ये हमारे पास में इन क्रियाकलापों के आधार पर अम्लों और क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं थी। आगे और भी दूसरे प्रक्रम है, उनको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन क्रियाकलापों के आधार पर आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। मेन पॉइंट ये है कि सूचकों के साथ में क्या परिवर्तन आ रहा। एक एक लाइन की अगर बात करें ना, तो एक एक लाइन की बात ये है कि इसके साथ कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। धातुओं के साथ में जब ये क्रिया करती है तो धातु कार्बोनेट के साथ में कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इस गैस की प्रकृति कैसी है, ज्वलनशील की है। ये कैसी गैस है, ये किसी को बुझाने वाली गैस है, ठीक है ना, अग्निशमन में काम में आने वाली गैस होती है ये। तो
CO2 गैस जो रहती है ये अग्निशामक गैस है ये, ठीक है, बुदबुदाहट के साथ में निकलती है। ये इसका दूसरे का निष्कर्ष है। और तीसरे का निष्कर्ष है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं और इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जब हम इस पात्र के हाथ लगाते हैं तो ये गर्म हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण होती है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी वीडियो बनाएंगे और हमको उसकी सूचना मिल जाएगी। एक अंतिम क्रियाकलाप है इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है इसके अम्लों के साथ में, कि अम्ल जो रहती है वह धातु ऑक्साइडों के साथ में किस प्रकार से क्रिया करती है। उसका क्रियाकलाप लिख रखा कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेंगे हम लोग। कॉपर ऑक्साइड मतलब हो गया CuO, कॉपर ऑक्साइड लीजिए और इसमें अल्प मात्रा में हिलाते हुए इसके अंदर हम लोगों को HCl मिलानी होती है। HCl मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें मिलाते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, इसका परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम कॉपर क्लोराइड बनेगा और उसके साथ में H2O मुक्त हो जाएगा। जो कॉपर ऑक्साइड था उससे कॉपर क्लोराइड जब बनता है, कॉपर सेकंड आयन बनता है ये, तो इसका रंग जो रहता है वह नीला हरा इसका रंग बनता है। तो ये एक परिवर्तन अपने को इसके अंदर मिलता है। और जब हम इसके अंदर देखते हैं तो इस पर अगली लाइन भी ये लिख रही है कि विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है, तो ये रंगहीन रहता है और यहाँ पर कैसा हो गया, ये नीला हरा रंग बन गया है। और जब हम लोग इसके अंदर देखें कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर सेकंड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉपर क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमारा इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा निष्कर्ष ये पहुंच रहा है कि जब हम लोग किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं, धातु का ऑक्साइड, अगर आप लोग कॉपर को देखोगे ना तो कॉपर क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, उसका ऑक्साइड हो गया। धातु ऑक्साइड की जब हम किसी अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो उसका सूत्र बनता अपने पास में कि ये बनाएगा, एक तो लवण बनाएगा, ये लवण बन गया है, और उसके साथ में क्या देगा, ये जल देगा। तो लवण और जल देगा, जैसा कि अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे थे वैसे ही। अब यहाँ पर एक और बात क्लियर कर ले आप लोगों की, धातु का जो ऑक्साइड रहता है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्षारीय है। और इससे पूर्व अपनों ने क्या पढ़ा था, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं, जिसको हम उदासीनीकरण की क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही क्रिया हो रही है कि ये क्षार है, ये अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो इसका निष्कर्ष इस प्रकार से निकलता है। तो ये समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी कंप्लीट हो जाती है, क्रियाकलाप के साथ में कंप्लीट होती है। तो हम लोग एक एक चीज़ को इसको समझ लें, सोल्व कर लें, क्योंकि हम लोगों को वैसे मेन बात तो यहाँ से यही आएगा कि इन पॉइंट को हम लोगों को समझना होता है कि जल और लवण और जल बनाता है। लेकिन हम लोग जब इसके क्रियाकलाप को अच्छे से समझेंगे तो इसको समझ पाएंगे कि लास्ट में इसके निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। हर एक का निष्कर्ष क्लियर कर ले में आप लोग कि हर एक में निष्कर्ष क्या क्या बनते हैं, किस में हाइड्रोजन गैस बनती है, किस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, किस में लवण जल बनता है। लास्ट वाले दोनों जो है इनके अंदर लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये समझ में आया होगा।